सामीन, शो को दोबारा से ख़बरों के वक्फे के बाद दोबारा से इसको शुरू करते हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से आज का हमारा शो पेश किया जा रहा है। और सामीन, जानते हैं आप कि हम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के मुख्तलिफ डॉक्टर्स और उनके मेडिकल के लोग हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। हम पिछले हफ्ते भी हमने बात की, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे इस पर। आज हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है? ये बेसिकली कि ऐसा तरीक़ा इलाज है जो लोगों को जिस्मानी, ज़हनी और समाजी बेहतरी के लिए ऐसी चीज़ डिज़ाइन की जाती है कि जिसमें आपको ज़िंदगी गुजारने की बेहतर तरीक़ेकार मिल सकते हैं। किसी बीमारी की वजह से, चोट की वजह से, किसी माजूरी की वजह से, और भी बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन हमारे साथ मिस समरीन कुरैशी मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में। शी इज़ सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अच्छे से हमें बताएंगे कि क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम समरीन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर ऑलवेज वेलकम। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, तो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में अपने लिसनर्स को समझाना चाहूँ ये क्या होता है? बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी इट इज़ रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन, यानी कि किसी भी एज ग्रुप का जो भी ऑक्यूपेशन होगा, अगर उसमें कोई हिंड्रेंस आ रही होगी, कोई रुकावट आ रही होगी किसी भी वजह से, या तो कोई डिसेबिलिटी हो, कोई बाय बर्थ डिसेबिलिटी हो, या किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो जिसमें जिस्मानी माजूरी या जहनी माजूरी हो, तो उसको कोप अप करने के लिए और उसको सबसाइड करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जाती है। ठीक है, और ये हर एज ग्रुप के लिए होता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबके लिए हो सकता है। सबके लिए होता है। तो क्या पहले तो हम देखते थे कि अगर किसी को स्ट्रोक हो गया या किसी को कोई भी ऐसा माजूरी हो गई तो लोग उसको बिस्तर पे लिटा दिया बिल्कुल करते थे ऐसे। और पूरी ज़िंदगी वो उसी माजूरी के साथ बिल्कुल। गुजार के चला जाता था दुनिया से। तो क्या वाकई ही अभी लेटेस्ट मेडिसिन ने रिसर्च के मुताबिक जो कंट्रीब्यूट है इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वाकई मरीज़ की बेहतर हो जाती है कि वाकई ये सही है? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ इस चीज़ का रुझान कम है। लेकिन अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू करवा दी जाए फ़ौरन उस डिज़ीज़ के बाद, जैसे आप स्ट्रोक की बात करिए, अगर स्ट्रोक के कुछ ही टाइम के बाद फ़ौरन से एक्सरसाइजेज़ और ऑक्यूपेशनल थेरेपी को स्टार्ट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा सा रीगेन हो जाता है। और इनिशियल जो अक्यूट टाइम होता है ना, जैसे 3 मंथ्स 6 मंथ्स, तो इसमें बहुत अच्छा जो है वो पेशेंट अकोमोडेट कर लेता है इन चीज़ों को और वो अपनी डेली रूटीन में आने लगता है। क्योंकि देखें, स्ट्रोक में फ़िज़िकली डिपेंडेंसी तो होती ही है, प्लस कॉग्निशन भी डिले हो जाता है। तो उन चीज़ों को रीगेन करने के लिए हमें अक्यूट टाइम जो है ना, वो हमारा इनिशियल जो 3 मंथ्स होते हैं बहुत क्रूशल होता है। तो अगर उस टाइम पे स्टार्ट कर दी जाए थेरेपी तो बहुत अच्छा सा चेंज आता है। चेंज हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा समरी, मैं ये चाहूँगी कि ज़ाहिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना? मैं बच्चों से इसका स्टार्ट लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ हर स्टेज एज ग्रुप के लिहाज से आप हमें आज बताएं कि कहाँ कहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बच्चे लेट डिले स्पीच होती है या तोतला बोलते रहते हैं, हकला के बोल रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो बच्चे हैं उनको किन किन स्टेज पर किन चीज़ों के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है। अच्छा देखिए, अभी जो आजकल हमारे यहाँ देखा जा रहा है वो 1.5 की एज में पेरेंट्स थोड़ा सा कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि यार ये ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं इसको आवाज़ लगाती हूँ, ये सुनता नहीं है। ऑल्दो 2 to 2.5 3 इयर्स तक एक एज में जाके इस चीज़ को डायग्नोस किया जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फोकस्ड मोबाइल वगैरह हो गया है, ये स्क्रीन्स हो गई हैं। बिल्कुल। तो उस एज में 1 ईयर 1.5 ईयर्स की बात कर रही हूँ मैं, कि इस एज पे पेरेंट्स को समझ में आना शुरू होता है कि यार कोई गड़बड़ है। फिर वो हमारे पास लेके आते हैं ऑब्वियसली। फिर हम गाइड करते हैं पेरेंट्स को कि थोड़ा रुकें, थोड़ा सा एज आने दें ऊपर, फिर देखें कि ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं या नहीं। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो है वो 1.5 to 2.5 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती हैं ये चीज़ें। और
समझ इस तरह से आता है कि आप बच्चे को आवाज़ लगाएं, बच्चा सुनेगा नहीं, बच्चा अपनी दुनिया में मगन नज़र आएगा आपको कि वो उसको कोई उस सराउंडिंग से अपने वो नहीं होता कि कोई मेरे पास, बिल्कुल कोई मेरे पास बैठा हुआ है या कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है या मैं बच्चे हैं खेल रहे हैं तो मैं उनके साथ खेलूं। तो ये वाली जो एलिमेंट होता है ये एक बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। प्लस हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रुझान है कि पेरेंट्स अगर बच्चा कम्युनिकेट करना नहीं शुरू करे 2.5 में तो पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो बोलना भी नहीं शुरू हुआ है, मम्मा पापा के अलावा तो ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो एक ये वाला एलिमेंट भी होता है जिसमें पेरेंट्स जो है ना वो थोड़े से डर जाते हैं और वो फिर लेके आते हैं। तो फिर हम लोगों को गाइड करते हैं, उन लोगों को बताते हैं चीज़ें। और बच्चों में तो ये वाली एज हो, इस एज में हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जस्ट बोलने के उसके ऊपर अच्छा, और इन चीज़ों को ज़्यादातर रिलेट किया जाता है कि शायद माँ ने तवज्जो नहीं दी या मदर अगर वर्किंग है तो वो उसने टाइम नहीं दिया, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया, तो शायद इस वजह से है। ऑल्दो ये सब चीज़ें एक सेकेंडरी इश्यूज़ हैं, लेकिन प्राइमरी जो इश्यूज़ हैं वो उस बच्चे के अंदर वो जीन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो बाहर आ रही होती हैं इस एज में, स्पेसिफिकली 2.5 की एज में। जब अच्छा अब बच्चे बोल भी रहे होते हैं लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि सही तरह नहीं बोल रहे होते और फिर वो तोतला जो बोल रहे होते हैं और फिर माएँ जो वो प्यार में उनकी माँ तो उनकी बात समझ लेती है, लेकिन फिर जब वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो फिर लगता है कि शायद उनको कम्युनिकेट करने में मसला हो रहा है। तो इसके लिए भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है? कम्युनिकेशन के लिए एग्जैक्टली ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली उस चीज़ को ओवरकम करता है। कम्युनिकेशन के लिए वैसे स्पीच थेरेपिस्ट हमारे यहाँ हैं तो वो इस चीज़ को फोकस्ड करते हैं, लेकिन उस कम्युनिकेशन को लाने से पहले की जो चीज़ें हैं, जैसे अगर बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा है और सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है और एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा है, तो जब बच्चा हमारे पास आता है तो पहले हम इन चीज़ों को सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू सबसाइड करते हैं ताकि बच्चा टॉलरेंस शो करे, बच्चा फोकस शो करे, क्योंकि यही सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं जिसकी वजह से बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। तो जब ये चीज़ें सबसाइड होती हैं फिर स्पीच थेरेपी के लिए रेकमेंड किया जाता है या स्पीच थेरेपिस्ट उसको फोकस करता है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे का फोकस एक मेन एलिमेंट है। बच्चा अगर फोकस करेगा बैठ के तो ही वो सामने वाले की बात को समझेगा और सुनेगा और समझेगा। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज़रूरी होती है जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन होता है, सेंसेस को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि बच्चा बैठना सीखे और समझना सीखे। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम उससे फर्दर रेकमेंड करते हैं स्पीच थेरेपी के लिए। अच्छा, अभी जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी थी कि बच्चे विद ऑटिज़म, ठीक है, तो जैसे अभी आपने ये भी बताया कि डिफरेंट बच्चे खुद खेलना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे माँ बाप इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि उनके बच्चे ऑटिज़म है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कब से उनको ऑटिज़म के बच्चों को स्टार्ट कराना शुरू कर देनी चाहिए? अर्ली इंटरवेंशन हमारी 2.5-3 ईयर्स है। 2.5 या 3 इयर्स में बच्चा अगर हमारे पास आता है तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है जिसमें बच्चे की थेरेपी स्टार्ट कर दी जाए और हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रोइंग एज होती है, दिमाग भी बन रहा होता, चल रहा होता है, ग्रोइंग उस पर जा रहा होता है, फिर फिज़िकली भी बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा होता है। तो 2.5 से 3 इयर्स की जो एज होती है वो बेहतरीन एज होती है ऑटिज़म के बच्चों के लिए जिन पे काम किया जाता है। और टिल विच एज जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज़रूरत रहती है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी बाय बर्थ टू जीरियाट्रिक, जब तक की लाइफ है जीरियाट्रिक के आगे। अच्छा, हर एज ग्रुप का है, जीरियाट्रिक तक है। और जीरियाट्रिक में भी अगर मैं आपको बताऊं तो जीरियाट्रिक भी सच कोई प्रॉब्लम ना भी हो तब भी, क्योंकि ज़ाहिर जीरियाट्रिक एज में मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप होता है वो चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा होता है, चीज़ें रख के भूल जाता है, भूल की एक बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट आ जाता है उनके अंदर, और गिरने का बहुत खौफ डर होता है कि गिर जाएंगे। तो जीरियाट्रिक में हम इन मैनेजमेंट्स पे काम करते हैं, उनको इंडिपेंडेंट करते हैं इस तरीके से कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असिस्टिव डिवाइसेस भी प्रोवाइड करते हैं फॉर अगर फिज़िकली इम्पेयर्ड है बहुत ज़्यादा, या फिर इस जीरियाट्रिक एज ग्रुप में कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, नीचे नहीं झुक सकते हैं, तो कुछ एडेप्टिव डिवाइसेस तरह की होती हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंसी की तरफ आएँ।
और कॉग्निटिवली भी जैसे मैंने आपको बताया कि भूल की बीमारी हो जाती है, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, और फॉल बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। जो इस एज ग्रुप के लोग होते हैं वो गिर जाते हैं या स्लिप ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, तो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए हम एडेप्टिव डिवाइसेस भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के अंदर इनकी तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिहाज से? जी बिल्कुल, पूरा डिपार्टमेंट है। और जेरियाट्रिक पे भी काम हो रहा है, अडल्ट पे भी काम हो रहा है, और पीडियाट्रिक पे भी काम हो रहा है। तीनों सर्विसेज हैं। ठीक है। अच्छा, एडल्ट्स जो होते हैं उसमें जब स्ट्रोक सर्वाइवर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा ये हेल्प आउट करता है? न्यूरोलॉजिकल जितनी भी कंडीशंस होंगी अदर देन स्ट्रोक, कोई न्यूरोपैथी है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है जैसे डिमेंशिया है, या कोई नर्व इश्यूज़ हैं, नर्व कंप्रेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जीबीएस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पैरालिसिस होता है या वीकनेस आना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल केसेस हैं, एपिलेप्सी है, तो इन केसेस को हम डील करते हैं। डिसेबिलिटी जो भी हो, अगर उसमें कोई वीकनेस आ रही है अपर एक्सट्रीमिटी की, या आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बंदा जो है वो बाउंड हो गया है, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है अपनी अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी को किसी भी काम को करने में, तो उन केसेस को हम फोकस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें फ़ायदा कितने अरसे में, मतलब कितना कंटिन्यूस, अगर ये वाली जो सारी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसमें कितना अरसा लगता है ठीक होने में? अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत क्रूशल टाइम होता है अगर अक्यूट स्टार्ट कर दिया जाए, अक्यूट इन सेंस 3 मंथ्स थेरेपी अगर स्टार्ट कर दी जाए इन बिटवीन 3 मंथ्स, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और उस पर भी डिपेंड करता है कि किस नौयत का फिजिकल या कॉग्निशन डिसेबल हुआ है पेशेंट। तो वैसे तो 3 मंथ्स का हम टेन्योर रखते हैं कि 3 मंथ्स में इतनी अच्छी थेरेपी हो कि पेशेंट जो है वो रिकवर करना शुरू कर दे, और 3 मंथ्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। 3 मंथ से 6 मंथ्स तक भी आ जाते हैं, लेकिन फिर जब क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है पेशेंट और क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है, तो फिर हमें चीज़ों को मोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन 3 to 6 मंथ्स हमारे पास बहुत अच्छा टाइम होता है कि हम पेशेंट की फंक्शनैलिटी को रीगेन करवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशंस भी होती हैं, तो उसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी जेरियाट्रिक की। जेरियाट्रिक में ज़्यादातर केसेस हमारे पास इन्हीं चीज़ों के आते हैं कि या तो भूल की प्रॉब्लम हो रही होती है, या फॉल के केसेस आ रहे होते हैं कि चलते चलते गिर जाते हैं, या रख के चीज़ें भूल जाते हैं, या इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि कोई चीज़ अपनी नीचे से उठा नहीं सकते या इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। तो उस सिनेरियो में हम थोड़ा सा कॉग्निशन पे ये काम करते हैं कि हम उनको इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करके देते हैं कि उनके लिए वो चीज़ें याद करना आसान रहें। जैसे अब आप घड़ी है, वो पेशेंट घड़ी को देख तो रहा है लेकिन उसको टाइम समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, कुछ सेशंस हम इस तरह के करते हैं कि हम उनको पेपर्स पे क्लॉक ड्रॉ करके और उनसे नंबर्स पूछ के, जो हमारी टेक्निक्स हैं, जो हम जिन स्ट्रैटेजीज से हम इन चीज़ों को कोप अप करते हैं, तो वो चीज़ें हम फिर उनको गाइड करवा रहे होते हैं। और कुछ नोट्स हम उनको ऐसे बना के देते हैं, जैसे अगर फॉरगेटफुलनेस है तो हम कुछ नोट्स बना के दे देते हैं, या हम अलार्म्स स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। फॉल प्रिवेंशन के लिए हम ग्रैब बार्स होते हैं वॉशरूम में बहुत ज़्यादा, एक आपने देखा होगा कि इस एज के जो क्लाइंट्स लोग होते हैं वो फॉल प्रिवेंशन वॉशरूम्स में ज़्यादा होती हैं, तो हम ग्रैब बार्स और थोड़ा सा रैम्स वगैरह इस तरह के डिज़ाइन करवाते हैं घरों में, कि या जहाँ भी उनका सेटअप है कि उनको ये चीज़ें, इनकी ये चीज़ें सबसाइड हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही। अच्छा, अभी जो हम लेटेस्ट एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो क्या उसमें क्या क्या ऐसी लेटेस्ट एडवांसमेंट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो आप समझती हैं कि बहुत क्विक भी हो गई हैं, और कौन सी ऐसी नई उसके मटेरियल्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एडवांसमेंट देखें, AI इतना ज़्यादा जनरेट हो गया है। अभी हम लोगों ने
एक यहीं के कराची के कुछ लोगों ने रिसर्च की थी वर्चुअल रियलिटी पे। तो वो स्क्रीन पे दिखा के पेशेंट को ट्रीट करते हैं कि स्क्रीन पे जो चीज़ आ रही होती है वो पेशेंट देखता है और उस चीज़ को फॉलो करता है। जैसे स्ट्रोक का पेशेंट है, स्ट्रोक का पेशेंट है, उसका राइट साइड अगर वीक है और उससे चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हम स्क्रीन पे कुछ इस तरह के गेम्स या कुछ इस तरह की पोजीशंस मेंशन करते हैं कि क्लाइंट को अपना जो है वो जो डिसेबल साइड है, उस अफेक्टेड साइड है, उसको मूव करना है। तो वो उस स्क्रीन के थ्रू उसको मोटिवेशन मिलता है, वो उस स्क्रीन के थ्रू जो है वो अपने आप को मूवमेंट्स दे रहा होता है। तो लाइक ये एक बहुत अच्छी एक रिसर्च हुई थी और इस पे काम भी हुआ था। और अभी एक यूनिवर्सिटी के यहाँ के कराची के यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने एक रोबोट डिज़ाइन किया था टिम के नाम से। तो वो भी काफ़ी जो है ना हेल्पफुल हुआ था बच्चों के बच्चों को इंगेज करने में, सोशल कम्युनिकेशन वगैरह में, इन चीज़ों में प्ले जो होता है बच्चों का ऑक्यूपेशन, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो जाती हैं, बाइक के पेशेंट चलाते हुए लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट, क्या उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प आउट करता है कि वो अपनी डेली एक्टिविटी को और बेहतर बना सकें आफ्टर द इंजरी? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक्यूट केयर में जब पेशेंट हॉस्पिटल सेटअप में आता है और ऑब्वियसली लियाकत में जब पेशेंट आता है तो हम फ़ौरन से ही ऐसे केसेस की ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी स्टार्ट कर देते हैं। बेड बाउंड होता है, लेकिन हम उसका मोटिवेशन को कैरी ऑन रखते हुए कि वो अपने मोटिवेशन को अच्छा रखे, अपने आप को डिपेंडेंट फील नहीं करे, तो हम वहाँ पे उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। फिज़िकल लिमिटेशंस अगर नहीं भी हों तो कॉग्निटिव लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, पेशेंट एंजाइटी पे इतना ज़्यादा चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो हम उन चीज़ों को भी कोप करते हैं। और अगर कोई एक्सीडेंट का केस इस तरह का है जिसमें फ़िज़िकल लिमिटेशंस आएँ तो हम फ़ौरन ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। और वो टाइम क्रूशल होता है और वो टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। तो शुरू के 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई न्यूरोलॉजिकल केस हो या वो कोई एक्सीडेंट केस हो या कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जो इमरजेंसी कोई केस हो इस तरह का जिसमें लिमिटेशन आ गई हो फिज़िकल, तो फ़ौरन से अगर आप थेरेपी शुरू करवा दें तो चीज़ें बहुत रीगेन हो जाती हैं, अच्छी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस हो जाती है पेशेंट की। जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डिफरेंट सर्जरीज़ होती हैं, सी सेक्शंस होते हैं और भी मेजर सर्जरीज़ ख़वातीन के साथ या डिफरेंट और लोगों के साथ सर्जरीज़ होती हैं, तो उसकी आफ्टर सर्जरी जो स्ट्रेंथ को वापस लेके आने के लिए, मोबिलिटी के लिए, उसमें भी इसकी कोई हेल्प आउट कर होती है? बिल्कुल, लियाकत नेशनल पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गायनी में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। और गायनी में पोस्ट ऑपरेटिव केसेस जो होते हैं उसमें हमारा रोल होता है और उसमें हम स्ट्रेंथनिंग को ही, एर्गोनॉमिक्स को, स्ट्रेंथनिंग को या जो भी वर्क प्लेस एडजस्टमेंट है उस फीमेल की, वो हम करवाते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स हम गाइड करते हैं, पोजीशनिंग हम गाइड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई सी सेक्शन का केस है, सी सेक्शन हुआ है, मदर्स जो न्यूली मदर्स होती हैं फर्स्ट टाइम, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं कि हम किस तरीके से अपने काम करेंगे, तो हम उन कामों को आसान करने के लिए हम उनको गाइड करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने रूटीन को एनर्जी कंजर्व करके गुजारना है, किस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग करनी है ताकि जो आगे के सिम्टम्स आते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है या सूजन आ रही है, तो ये वाली चीज़ें सबसाइड करने के लिए हम उनको पोजीशंस गाइड करते हैं। एर्गोनॉमिक्स बताते हैं, अगर कोई फीमेल वर्किंग है तो उसको अपने ऑफिस में किस तरह से अपनी केयर करनी है आफ्टर द सर्जरी, तो ये चीज़ें हम गाइड करते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। सही। अच्छा, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। एक यहाँ पर सवाल है कि बच्चा है तकरीबन 5 से 6 साल का, ठीक है, उसमें जब वो खाना खाता है, वैसे इज़ नॉर्मल, लेकिन खाना जब खाते हैं तो वो कुछ बच्चे होते हैं कि बड़ा नवाला, जैसे वक्त के साथ साथ हम नवाले को शायद बड़ा कर सकते हैं ना, इससे पहले हम छोटी सी बाइट लेते फिर बड़ा, तो इतनी एज में 6-7 साल का भी हो गया लेकिन अभी तक वो बहुत बड़ा नवाला नीचे नहीं कर पाता। क्या इसमें कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प कर सकती है? क्या ये कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है जिससे बच्चे को लगता है कि नहीं बड़ा नवाले से उल्टी आ जाएगी, जो उन्होंने ये लिखा, जो मैं एक्सप्लेन किया? ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली होता है इसलिए है कि
ऑल तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सॉलोइंग इशू है। सॉलो बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट देखता है, लेकिन कंडीशन पे वेरी करता है कि अगर वो आएंगी और फिर हम उनको देखेंगे तो ज़ाहिर है हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन होता ये है कि पेरेंट्स, अक्सर पेरेंट्स इस तरह के होते हैं जो बच्चों को सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं या सेमी सॉलिड डाइट्स पे रखते हैं। तो जब वो कुछ सॉलिड देना शुरू करते हैं तो बच्चा शुरू में उस चीज़ को लेने से घबरा रहा होता है कि पता नहीं मेरे गले में तकलीफ़ होगी या मेरे गले से जाएगा या नहीं। और ज़ाहिर है वो इंट्रोडक्शन नहीं होती है उस चीज़ की, तो वो गैग रिफ्लेक्स जो है ना वो एक्टिवेट हुआ होता है। तो ये उस वजह से भी हो रहा होता है। लेकिन हो सकता है कोई सेंसरी इशू भी हो, तो ऑब्वियसली जब उसकी पीछे की हमें चीज़ें पता चलेंगी तो ही हम इस चीज़ को रूल आउट कर पाएंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता यही है कि इंट्रोडक्शन नहीं होती है उस सॉलिड फूड की, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हम ये भी कह सकते हैं कोई सेंसरी इशू हो सकता है, या फिर बच्चा जो है वो लेना नहीं चाहता, या उसको टेक्सचर से प्रॉब्लम है, तो कुछ भी हो सकता है। साइकोलॉजिकली भी हो सकता है कि बच्चा साइकोलॉजिकल बेसिक एग्जैक्टली अगर ये वाली चीज़ें इंट्रोड्यूस ही नहीं होती तो फिर वो साइकोलॉजिकल अगर इंट्रोड्यूस हुई हो तब भी इंट्रोड्यूस हुई हो तो फिर नहीं होंगी। लेकिन अगर बच्चे ने लेना ही नहीं है, या अगर कोई और प्रॉब्लम है कि वो सॉलोइंग का उसका कोई अगर ट्रेकिया का कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर हम रूल आउट करके फिर बता देंगे। थैंक यू सो मच समरीन, आप हमारे शो में आई। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन फिर मैं माजरत कर लेती हूँ क्योंकि ख़बरों का वक्फा हो गया और टाइम भी ख़त्म हो गया है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया समरीन, बहुत ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी है, लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी इन्फॉर्मेशन को। और अपना ख्याल रखिए, जितने भी लोग हमारा शो सुनते हैं और नहीं भी सुन रहे तो आप यूट्यूब चैनल नंबर रज़ा के सब्सक्राइब कीजिए। हॉट FM 105 के फेसबुक पेज पर भी शोज़ आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मिलती है। अल्लाह ताला ने जो आपको पैदा किया है, इस दुनिया में लेके आए, हम सब उसकी अमानत है। जितना उसका ख़्याल रख सकें अपने आप का, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, तो ज़िंदगी भी और ही खूबसूरत लगेगी। और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए ताकि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।